एनडीए अलायंस के भी कई बड़े नेता उनके नॉमिनेशन के लिए पहुंचे हुए हैं। अब एनडीए के नेताओं के जुटने का क्रम भी लगातार नजर आ रहा है। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम, टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू, ये सभी वो नेता हैं जो इनके नॉमिनेशन में शामिल होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं। वाराणसी से तीसरी बार जीत की हुंकार भरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये डीएम ऑफिस में तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं, अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 प्रस्तावक हैं वो कौन कौन है वो भी हम आपको बता देते हैं। पंडित गणेश्वर शास्त्री, इन्होंने ही अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाला था और ये ब्राह्मण समाज से आते हैं। और प्रस्तावकों की बात करें, बैजनाथ पटेल ओबीसी समाज से आते हैं, संघ के पुराने और समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। लालचंद कुशवाहा, ये भी ओबीसी बिरादरी से आते हैं। और संजय सोनकर, ये दलित समाज से आते हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 प्रस्तावक हैं। पंडित गणेश्वर शास्त्री अभी उनके साथ बैठे हुए भी नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जस्ट साइड में वो बैठे और उनके साथ देखिए चलते हुए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब डीएम ऑफिस में पहुंचे नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, तो उस दौरान उनके साथ पंडित गणेश्वर शास्त्री भी मौजूद रहे। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जस्ट साइड में जो व्यक्ति बैठे हैं, पंडित गणेश्वर शास्त्री, वो कौन है? इन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाला था। ये ब्राह्मण समाज से आते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी से तीसरी बार चुनाव लड़ना और तीसरी बार भी उसी दमखम के साथ, उसी जीत की हुंकार के साथ एक आश्वस्त जो फैक्टर है वो ज़्यादा यहाँ की फिजाओं में, हवाओं में नज़र आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर चुनावी मैदान में यहाँ खड़े हैं तो उनकी जीत तय है। ये बीजेपी की तरफ से बार बार दावा किया जाता है। डीएम ऑफिस में नॉमिनेशन फाइल करने का जो पूरा प्रोसीजर, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देखिए उस प्रोसीजर को पूरा फॉलो किया है और उन्होंने अपना नॉमिनेशन यहाँ पर फाइल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन से पहले ये कलेक्ट्रेट का पूरा जो परिसर था, यहाँ पे भी सुरक्षा एकदम कड़ी कर दी गई थी क्योंकि पीएम मोदी ने यहाँ पर आकर नॉमिनेशन फाइल करना था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की आरती करने के बाद, काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नॉमिनेशन फाइल करते हुए लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नामांकन के लिए कई एनडीए अलायंस के नेता पहुंचे हुए हैं। अब कुछ तो देखिए, जब मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए अलायंस के नेताओं के साथ, तब भी और तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन पहुंचा हुआ है। लेकिन आपको वैसे बता देते हैं कि किन किन ने आना था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जो कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर ही नजर आ रहे हैं। उनके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आना था, लेकिन तबीयत थोड़ी अस्वस्थ है, इस वजह से वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साई, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत के साथ साथ सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग और त्रिपुरा के सीएम मानिका साहा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के दौरान इन सभी लोगों को इनविटेशन भेजा गया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू भी वाराणसी में ही रहने वाले हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वाराणसी में आखिरी चरण में हालांकि मतदान होना है। इस तरह से यहाँ पर शोर होता है तो जाहिर सी बात है लोगों में पेशेंस भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। यहाँ पर 8 बजे से लोग यहाँ पर हैं। बाहर में जहाँ पर पहले आपसे बात हो रही थी कचहरी के बाहर, वहाँ भी सुबह 7-8 बजे से लोग थे और यहाँ भी बड़ी संख्या में महिलाएं हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए है। और ऐसी बात नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद के तौर पर वाराणसी कम आते हों,
वाराणसी वो लगातार आते हैं, चाहे योजनाओं के शिलान्यास के लिए, लोकार्पण के लिए या लोगों से मिलने के लिए। और ये सिलसिला 2014 से लगातार चल रहा है और भी उनका ये बदस्तूर जारी है। फिर भी लोग अपने सांसद को देखने के लिए, अपने नेता को देखने के लिए, अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। तो ये लोगों का कहना है कि जो बदला है काशी को, उसको हम अगर नज़दीक से देखते हैं तो ये गौरव की बात है काशी वासियों के लिए भी, और इसलिए ये हुजूम भी यहाँ पर काफ़ी धैर्य से इंतजार कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निकलने का। तो देखिए, जो वहां पर लोग मौजूद हैं वो भी अब इंतजार में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए। फिलहाल अभी नॉमिनेशन की ये पूरी प्रक्रिया चल रही है और 2014, 2019 और अब 2024 में वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से ताल ठोकते हुए इन लोकसभा इलेक्शंस में नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से अगर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूरा शेड्यूल था किस तरीके का था, दशाश्वमेध घाट पर पहुंचकर मां गंगा की आरती करना, उसके बाद दशाश्वमेध घाट पर गंगा पूजन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रूज पर सब ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन काल भैरव मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की और फिर पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे वाराणसी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर वो अपना नॉमिनेशन अब फाइल कर रहे हैं। संशोधन और इसको धर्म निरपेक्ष बना दिया गया। आज भी कोई धर्म भी भारत का नहीं है, और लेकिन माना जाता है कि सनातन परंपरा के अनुसार जो मंदिर है, जो भारत की जो नदियां हैं, वो हमारी संस्कृति को जीवित करते रही है। और 60-70 साल तक चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर हो, केदार धाम हो, उज्जैन हो या फिर अयोध्या हो, अछूता रहा था विकास के कार्यों से, या फिर कह सकते हैं कि गौरवशाली परंपरा से। पिछले 10 साल से ऐसा काशी वासियों को कह सकते हैं, या देश में एक चूंकि मिनी इंडिया है काशी, यहाँ पर हर देश के हर राज्य से, हर जिले से लोग आते हैं, अलग अलग भाषा के लोग यहाँ पर आते हैं बाबा भोले के दर्शन करने के लिए, गंगा माँ में स्नान करने के लिए। तो लोगों का ही कहना कि काशी अगर बदला है तो पूरी संस्कृति बदला, और इसकी तस्वीर न सिर्फ काशी कॉरिडोर में बल्कि उज्जैन में भी देखने को मिलता है, जो पिछले 2014 से पहले कोई हाथ तक लगाना नहीं चाहता था। कोई मंदिर की बात तक नहीं करता था कि मंदिर भव्य मंदिर बनेगा। तो काशी के लोगों का भी मानना है कि न सिर्फ काशी कॉरिडोर बना, बल्कि यहाँ से 200-250-300 किलोमीटर दूर जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर भी बना है। तो चूंकि आराध्य देव हैं भगवान शिव के, श्री राम, वो आपने देखा होगा सनातन परंपरा में, संस्कृति में कि हमारे आराध्य श्री राम है। तो कहीं ना कहीं भावनात्मक लगाव भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सांसद के तौर पर जो निर्माण करा है एक संस्कृति को जीवित रखने के लिए, सनातन परंपरा को विकास के लिए, उसका जीता जागता नमूना भी अगर है कोई तो यहाँ से आसपास में ही है। विंध्याचल में भी कॉरिडोर बन रहा है, तो एक त्रिकुट जो देखने को मिलता है। तो इसके कारण से काशीवासी भी अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित जरूर महसूस कर रहे हैं। इसलिए इनका कहना है कि इस बार मार्जिन बढ़ाने की चुनौती उनके लिए भी है, प्रधानमंत्री के लिए तो नहीं है, लेकिन उनके लिए है कि हम सब मिलकर 2014 से 2019 का जो मार्जिन था उससे और ज़्यादा बढ़ाए। कई लोगों से आपने बातचीत देखा भी होगा, तो बदला है, सभ्यता संस्कृति बदला और एक युग निर्माण भी कह सकते हैं। 10 साल में हमारी जो संस्कृति है उसको लेकर कहीं ना कहीं शुरुआत जरूर हुई है। तो देखिए, लगातार जो लोग वहां पर मौजूद है अपने सांसद का दीदार करने के लिए, और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नॉमिनेशन फाइल हो जाए। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए रुद्राक्ष सेंटर में भी आज पहुंचने वाले हैं और वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात भी करेंगे, उनसे बातचीत करते हुए भी नज़र आने वाले हैं। और बैठक भी एक होने वाली है दोपहर 1 बजे के लगभग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में बैठक भी करेंगे, और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से निकलकर पीएम मोदी वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1:30 बजे तक पहुंच सकते हैं। 2 बजे के लगभग झारखंड के लिए वो प्रस्थान कर जाएंगे। वाराणसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ी हुई नजर आई है, स्पेशली 2014 के बाद से, जब से वो वहां के सांसद बने हैं, क्योंकि समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं और कई योजनाओं का उद्घाटन करने के लिए, कई परियोजनाओं का शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री वाराणसी जाते रहते हैं। काशी की जो दशा बदली गई है, जिस तरह से वहां पर काम किया गया है, उसको लेकर भी लोग काफी ज्यादा खुश नजर आते हैं। प्लस काशी विश्वनाथ
मंदिर वहां बनाया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का विषय भी रहता है। हालांकि देखिए, अगर वाराणसी लोकसभा सीट की हम बात कर ले तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा किसी का गढ़ कभी ये सीट नहीं रही। यहाँ पर कांग्रेस को भी लोगों ने मौका दिया है, जनता दल को भी मौका दिया है, कम्युनिस्ट पार्टी को भी यहाँ 67 के दौरान एक बार मौका दिया गया था। लेकिन उसके बाद जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से इस सीट पर चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं, तब से उनकी लोकप्रियता यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई ही नजर आई है। अगर हम इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो यहाँ जितनी विधानसभाएं हैं ज्यादातर बीजेपी, ये गौरव का पल है और पूरे भारत के लिए गौरव का पल है। काशी को तो सब जानते ही हैं, पूरे विश्व के लोग जानते हैं। और जब से आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ से सांसद बनकर प्रधानमंत्री बने और तीसरी बार उन्होंने नामांकन किया है, इस मौके पर जो लोग भी यहाँ पर हैं और काशी के सभी मतदाता और इस क्षेत्र के सभी मतदाता बहुत उत्साहित हैं। चूँकि यहाँ पर लिमिटेशन है, हम आपको एक तस्वीर और दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं। आप क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन करने के लिए गए हुए हैं आपके काशी, हाँ क्या बोलेंगे? क्या सर? नामांकन कर लिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म के लिए? तीसरे टर्म के नामांकन कर लिए हैं तो 400 पार हम करेंगे और बनारस से फुल सपोर्ट, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वोटों से हम माननीय मोदी जी को जिताएंगे, क्योंकि उन्होंने देश और हमारे बनारस के लिए इतना किया हुआ है, देश के लिए और बनारस के लिए इतना किया हुआ है। एक बार देखिए, आपको जब तक प्रधानमंत्री बाहर नहीं आते हैं उनसे बात करते, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री हम लोग यही कहेंगे कि इस बार वो 400 सीटों से अधिक उनको वोट मिले, आगे बढ़े। और हम लोग बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए 12:15 बजे जो शेड्यूल था, उस शेड्यूल के अनुसार 12:15 बजे उनको कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं, प्रबुद्ध जन के लोगों के साथ संवाद करना था। लेकिन उसके पहले जैसे आपसे मैंने एक बातचीत हम लोग किए थे कि एनडीए घटक दल के जितने नेता यहाँ पर आए हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनसे चाय पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री, क्योंकि जब वो नॉमिनेशन के लिए इतनी दूर दूर से आए हैं उनसे बातचीत नहीं हो पाई थी। अब जब नॉमिनेशन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे अलग से चाय पर चर्चा भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। और ये चर्चा हो रही है कि उनके अपने चाहे राज्य हो या फिर अपने क्षेत्र हो, वहाँ पर बीजेपी और एनडीए की संभावनाएं क्या है, और इसी को लेकर ये बैठक जारी है। और इसी कारण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आने में यहाँ देरी हुआ। अदरवाइज वो 12:15 बजे उनको कन्वेंशन सेंटर पहुँचना था तय समय के अनुसार, लेकिन इसमें अब थोड़ी सी विलम्ब होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री का आज एक ही कार्यक्रम है, जनसभा है कोडरमा में, जो 3:15 बजे है। उससे जो बीजेपी के नेता है उनका कहना है कि उस समय तक प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच जाएंगे। कन्वेंशन सेंटर को जो कार्यक्रम था थोड़ा सा और डिले किया गया। इतने महत्वपूर्ण बातचीत की जाएगी तमिलनाडु से आए हुए जो घटक दल के नेता हैं, तमिलनाडु और केरल के बारे में, क्योंकि बीजेपी को ये उम्मीद है कि तमिलनाडु में और केरल में कुछ सीटें उनको मिल जाएगी, क्योंकि जो 400 पार का नारा है उसमें तमिलनाडु और केरल से भी पार्टी को उम्मीद है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से भी, महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनसे भी बात होगी कि जो टारगेट वहाँ पर 38 सीटों का 42 में से उसमें बीजेपी और एनडीए घटक दल कितने आगे बढ़ रहे हैं 48 सीटों में से, उस पर भी चर्चा होगी। तो कहीं ना कहीं बिहार को लेकर चिराग पासवान हो या पशुपति पारस हो, सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग से, क्योंकि पूरे पैन इंडिया के जो घटक दल हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं, और इसलिए समय यहाँ पर प्रधानमंत्री को निकलने में लग रहा, क्योंकि नामांकन हो गया है। 12:15 बजे उनको रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुँचना था, 3:15 बजे कोडरमा में जनसभा को संबोधित करना था। ये शेड्यूल अभी तक का है, लेकिन अभी जब यहाँ पर थोड़ी विलम्ब हो रही है घटक दल के नेताओं के साथ, तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी थोड़ा डिले होगा। लेकिन बीजेपी कई नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री कोडरमा अपने नियत समय पर पहुंच जाएंगे 3:15 बजे, 3:30 बजे के आसपास। देखिए, कन्वेंशन सेंटर जो है वहां पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, थोड़ा सा विलंब हो गया है और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज सुबह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से अपने नॉमिनेशन फाइल करने से पहले दशाश्वमेध घाट पर जाकर पहले गंगा आरती की, पूजा अर्चना की, काल भैरव मंदिर में गए, उसके बाद भगवान का आशीर्वाद लिया और फिर अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस में पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने गंगा सप्तमी के अवसर पर दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की पूजा करने के बाद क्रूज पर सवार होकर नमो घाट को पहुंचे, वहां से सड़क मार्ग से काल भैरव मंदिर के लिए रवाना हुए और गंगा सप्तमी के साथ ही पुष्य नक्षत्र में नामांकन पत्र दाखिल किया।